Hello friend, welcome to Economic Circle, your own study circle. My name is देवेंद्र कुमार और आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मांग की लोच। पिछली क्लास में हमने मांग का चैप्टर शुरू किया था, ठीक है। उसी का ये सेकंड पार्ट है, मांग की लोच, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मांग की लोच समझते हैं। मांग की कीमत लोच होती क्या है। देखो, लोच का मतलब एक तरीके से होता है मापना। क्या? मापना। तो मांग की लोच का जो मीनिंग है वो यहीं से बनेगा। हम इसमें करते क्या हैं, अब इसमें देखते हैं कि मांग की कीमत लोच है क्या। कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को संख्यात्मक रूप में मापती है। कौन? मांग की कीमत लोच। एक्चुअली है क्या, हम इसमें देखते क्या हैं कि कीमत में हम देखते हैं इसमें कि कीमत में कितने परसेंटेज परिवर्तन हुआ, कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ कीमत में। उसके फलस्वरूप जो डिमांड है, जो मांग है, उसकी मात्रा में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, उसको अगर हम माप लें संख्यात्मक रूप में, मतलब कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, कीमत दी हुई है और कुछ मांग दी हुई है, तो अगर हम उसको प्रतिशत में ये देखें कि कितना कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, उससे मांग पर कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, तो उसको अगर हम संख्यात्मक रूप में माप लें तो हम उसको बोलेंगे मांग की कीमत लोच। समझ में आया। अब मांग की कीमत लोच के प्रकार दिए हैं कि मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है। तो मांग की कीमत लोच सबसे पहला, मांग की लोच के प्रकार में सबसे पहला है पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग होती क्या है? जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो या बहुत कम परिवर्तन हो, कीमत में कोई परिवर्तन ना हो या बहुत कम परिवर्तन हो, परंतु मांग बहुत बढ़ती या घटती है, तो इसे पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। लोच का मतलब होता है परिवर्तन और पूर्णतः मतलब पूरी तरीके से परिवर्तन। कहने का मतलब है कि कीमत में कोई परिवर्तन ना हो या थोड़ा बहुत परिवर्तन हो, लेकिन मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। अब आगे कंडीशन है इसमें कि व्यवहार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसकी मांग की कीमत लोच पूर्णतः लोचदार हो। अगर हम इसको एक उदाहरण से समझें कि पूर्णतः लोचदार मांग है क्या, तो देखो ऐसा करते हैं। एक एग्जाम्पल है, कपड़े की कीमत रुपये में दी हुई है। कपड़े की कीमत रुपये प्रति मीटर 30 रुपये और मांग जो है इसकी 10 मीटर है। वो कीमत अभी भी 30 ही है, लेकिन मांग जो है 10 से 20 हो गई। तो कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मांग में परिवर्तन हुआ। इसको बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। अब इसका जो हम डायग्राम से समझेंगे, तो देखो ये हमारी कीमत दी हुई है 10, 20, 30 और ये हमारी दी हुई है मांग है। तो 10 रुपये कीमत पर पहले अगर ये बनाए तो 10 रुपये कीमत पर हमारी मांग है 10 इकाई। देखो कीमत अभी भी 30 ही है, लेकिन मांग जो है 10 से कितनी हो गई? 20 हो गई। ये 10 से हो गई 30। तो ये जो डिमांड कर्व गया डी, ये हो गया, इसको बोलेंगे पूर्णतः लोचदार मांग। और यहाँ पे जो मांग वक्र है वो क्या है? एक्स अक्ष के क्या है? पैरेलल है, मतलब समांतर है। एक्स अक्ष के समांतर है क्या? डिमांड कर्व, मांग वक्र। यहाँ मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर है। तो ये पहला हो गया हमारा पूर्णतः लोचदार मांग। और पूर्णतः लोचदार मांग को हम ईडी, इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। ईडी मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंग्लिश में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं मांग की लोच को, इसलिए हम इसको शॉर्ट में ईडी भी बोलेंगे। क्लियर? मांग की लोच, मांग की लोच को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको ईडी। इसलिए यहाँ पर जो ईडी है वो क्या है? हमारी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत, अनंत मतलब पूर्णतः लोचदार।
अगला हम पढ़ते हैं पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार, बेलोच का मतलब, बे का मतलब नो, लोच का मतलब जिसमें कोई भी लोच ना हो, कोई भी परिवर्तन ना हो। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, वो परफेक्ट इलास्टिक थी, यह इनलास्टिक, उसका उल्टा होगा। इसमें क्या होता है कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन हो रहा है, कीमत में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसे मांग की पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है हमारा अनिवार्य वस्तुओं पर, जैसे चीनी, आदत की वस्तुएं, जैसे शराब की मांग आदि की लोच। देखो, जो अनिवार्य वस्तुओं की कीमत कितनी भी बढ़ जाए, क्या उनकी मांग कम होती? नहीं होती। जैसे चीनी हो गई, दूध हो गई, माचिस हो गई, ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति को किसी को शराब की लत है, तो शराब की जो मांग की कीमत लोच है उसके लिए पूर्णतः बेलोचदार है, क्योंकि कीमत कितनी भी बढ़े, शराब पीने वाला तो शराब पिएगा ही। इसलिए देखो, अगर एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पर चीनी की कीमत एग्जाम्पल है, चीनी की कीमत जब 20 रुपये है तो मांग 20 इकाई है। चीनी की कीमत 30 है तो भी मांग 20 इकाई है, और 40 कीमत होने पर तो भी मांग 20 ही इकाई है। ठीक है, ये मांग जो है इकाइयों में दी हुई है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो देखो, कीमत 10, मांग 20, कीमत 20, मांग अभी भी 20, कीमत 30, मांग अभी भी 20, और कीमत 40 तो मांग अभी भी 20 ही है। इसलिए इसको जब हम ऐसे मिला देंगे तो ये डी कर्व कहलाएगा, डिमांड कर्व। और ये जो डिमांड कर्व है वो इस बार किसके पैरेलल है? वो वाई अक्ष के पैरेलल है। यह मांग वक्र वाई अक्ष के पैरेलल है। ठीक है, ये रहा। और यहाँ पर जो मांग की लोच है वो हो जाएगी हमारी ई डी इक्वल टू 0, पूर्णतः बेलोचदार, इसको 0 से डिनोट करेंगे। अगला तीसरा, इकाई के बराबर लोचदार मांग। इकाई के बराबर लोचदार मांग, इकाई का मतलब होता है एक, एक मतलब यहाँ पर जो ई डी होगी वो होगी एक, इकाई के बराबर लोचदार मांग। ऐसा कब होगा? जब देखो, इकाई के बराबर लोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में इतना परिवर्तन होता है कि वस्तु पर किया जाने वाला व्यय स्थिर रहता है। इकाई के बराबर लोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में इतना परिवर्तन होता है कि वस्तु पर किया जाने वाला व्यय स्थिर रहता है। कहने का मतलब ये है कि ये वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होगा उतना ही परिवर्तन उतना ही प्रतिशत परिवर्तन, वस्तु की कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन होगा उसके बराबर ही मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन जो है वो उसके इक्वल होगा। कैसे? देखो, मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बराबर होंगे तब एक आएगा। तो यहाँ पर कपड़े की कीमत अगर 30 रुपये है और मात्रा है 20 मीटर, अगर अगले में 30 रुपये कीमत हो जाती है तो मात्रा हो जाती है 20। जब हम व्यय की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 600 रुपये व्यय कर रहा है और यहाँ पर भी 600, तो यहाँ पर जो है मांग की लोच जो है वो इकाई के बराबर है। इस तरीके से इसको 20 पर 30 मांग और 30 कीमत पर 20 मांग, और ये जो हमारा ये इकाई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब इसे समझते हैं आगे। इकाई से कम लोचदार मांग, एक से कम। ऐसा कब होगा? जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है। जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो इसे इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं। कीमत कम होने पर
वस्तु पर किया जाने वाला व्यय कम होता है और कीमत बढ़ने पर किया जाने वाला व्यय बढ़ता है। जैसे वस्तु की कीमत है 20 रुपये और मांग है, कपड़े का मूल्य है 20 रुपये प्रति मीटर और 5 मीटर कपड़ा ख़रीदा जा रहा है। जब कीमत हो जाती है 60 तो मात्रा कम हो जाती है, 5 हो जाती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार मांग। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से आएगा। 20 रुपये कीमत, मात्रा हमारी 10, कीमत 20, मांग 10, होता कीमत हो जाती है 60, कीमत 60, मांग 10 से कम हो जाती है 5। देखो इस तरीके से, और ये हमारा जाता है इस तरीके से। तो डिमांड कर्व हमारा हो गया ये डी और ये डी। ठीक है, ये कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं ए और बी, और हम इसको बोलते हैं इकाई से कम लोचदार मांग, ई डी। ई डी होगा इकाई से कम लोचदार, इकाई से कम, इकाई से कम मतलब लेस देन 1, ये आएगा हमारा लेस देन 1। ये इकाई से कम लोचदार मांग। ठीक है, तो मांग की लोच जो है हमारी बेसिकली 5 प्रकार की हैं। तो सबसे पहले पूर्णतः लोचदार मांग, फिर पूर्णतः बेलोचदार मांग, फिर इकाई के बराबर लोचदार मांग, और फोर्थ है इकाई से कम लोचदार, इकाई से कम लोचदार मांग। और हम 5वां पढ़ेंगे, पाँचवीं पढ़ते हैं हम। मांग की लोच का 5वां प्रकार है इकाई से अधिक। कम पढ़ लिया, अब है इकाई से अधिक, इकाई से अधिक लोचदार मांग। इकाई से अधिक कब होगा? कब? जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन, जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होगा, अधिक होता है, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे इकाई से अधिक लोचदार मांग। जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें तो वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उसकी कीमत दी हुई है और ये कीमत है और ये उसकी दी हुई है मांग। तो वस्तु की कीमत 100 स्टार्टिंग में लेते हैं और मांग है हमारी 100। अब क्या होता है कि कीमत जो है हमारी, कीमत को अगर हम बढ़ाएं तो कीमत हो जाती है 150, लेकिन मांग जो है हमारी वो 200 बढ़ती है इकाइयों में। तो देखो अगर प्रतिशत में निकालें तो कीमत में जो परसेंटेज कितना परिवर्तन हो रहा है, तो कीमत जो हमारी यहाँ पे बढ़ रही है वो बढ़ रही है 50% राइज कर रही है कीमत। लेकिन मांग जो है 100 से 200 होगी, मतलब 100%
बढ़ रही है। तो इस स्थिति को बोलते हैं इकाई से अधिक लोचदार मांग। और ईडी इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है। अब इसके आधार पर अगर हम डायग्राम से समझें इसको तो कुछ इस तरीके से समझेंगे। ये हो गई हमारी वस्तु की कीमत और ये हो गई हमारी वस्तु की मांग। कीमत 100, मांग भी 100। कीमत 150, और मांग हमारी हो गई 200। ठीक है भाई, ये समझ लेना। स्केल चलो थोड़े ढंग से ही बना देते हैं, आप भी इस तरीके से चली जाइए। और ये हमारी है और ये हमारा चला जाएगा डिमांड कर्व डी। अगर इसको ई पॉइंट दें तो इसको हम बोल दें E1। तो यहाँ पर जो है, तो देखो यहाँ पर जो गैप है ये 50% को शो करता है और ये देखो ये 100% को शो कर रहा है, इससे डबल है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कम है और उसके मुकाबले मांग में प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा है। जब ये सिचुएशन होती है तो हम उसको बोलते हैं इकाई से अधिक मांग की लोच। इकाई से अधिक मांग की लोच। क्लियर। थर्ड, इकाई तो मांग की कीमत लोच जो है उसके प्रकार हो गए। पहला पूर्णतः लोचदार मांग, दूसरा पूर्णतः बेलोचदार मांग, तीसरा इकाई के बराबर लोचदार मांग, चौथा इकाई से कम लोचदार मांग और पांचवा इकाई से अधिक लोचदार मांग। ठीक है, इकाई से अधिक लोचदार मांग। अब हम पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले, लोच का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। लोच का मतलब होता है परिवर्तन। लोच का मतलब होता है परिवर्तन। लोच मतलब परिवर्तन, मतलब चेंज। अब वे कौन से कारक हैं या कारण हैं जो परिवर्तन जो होता है मांग में उसको प्रभावित करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम इसमें पढ़ रहे हैं वस्तु की प्रकृति, कि वस्तु जो हम इस्तेमाल करें उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो देखो कहता है कि वस्तु की प्रकृति पर मांग की लोच निर्भर करती है। जैसे अनिवार्य वस्तुएं, नमक, तेल, आटा आदि की मांग कम लोचदार होती है। हम ये देख रहे हैं कि मांग जो है वो कब लोचदार होगी, मतलब उसमें कब परिवर्तन होगा, और कम बेलोचदार होगी या कब उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो हम कह रहे हैं कि जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उनकी जो मांग है वो बेलोचदार होती है या फिर कम लोचदार होती है, उसमें जल्दी परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, जो अनिवार्य वस्तुएं। लेकिन जो विलासिता की वस्तु, विलासिता मतलब होता है ऐशो आराम की वस्तुएं, ऐशो आराम की वस्तु जैसे फ्रीज, एसी आदि वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है। ठीक है, देखो अनिवार्य वस्तु हैं, आपको यूज़ करनी ही करनी है,
नमक, तेल, आटा तो आपको खाना ही खाना है, ज़िंदा रहना है तो इनकी मांग में तो आप परिवर्तन नहीं कर सकते, बहुत कम परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, तो आप एक बार को एसी और फ्रिज के बिना तो रह लोगे, लेकिन आटा, तेल, नमक के बिना नहीं रहोगे। इसलिए जो ऐशो आराम की चीज़ें हैं, जो ठीक है, जैसे एसी, फ्रिज, इन चीज़ों की जो मांग है वो लोचदार होती है, ठीक है। आप उसमें आप उसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप उसमें क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन अनिवार्य वस्तुओं के साथ आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगला है उपभोक्ता की आय। देखो, जिन लोगों की आय अधिक होती है, जिन लोगों की क्या है, बहुत ज़्यादा अधिक होती है, तो उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं की मांग बेरोज़गार होती है। जो लोग अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, उनकी मांग जो है वो बेरोज़गार है। क्यों? कि कीमत बढ़े ना बढ़े उनको क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो वस्तु खरीद रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। क्योंकि वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उपभोक्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसके विपरीत हम उन लोगों की बात करें जिनके पास पैसे नहीं हैं, जैसे मध्यम वर्ग द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की मांग लोच जो मांग की कीमत लोच है वो अधिक लोचदार होती है, क्योंकि उन्हें वस्तुओं को चुनाव करना पड़ता है। देखो, पैसे कम हैं तो हम क्या करते हैं, सिलेक्टेड वस्तुएं खरीदते हैं। सिलेक्टेड वस्तु खरीदने में मतलब लोच हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। तो उपभोक्ता की आय अगर अधिक है तो उसके द्वारा वस्तु खरीदी जा रही है, उसकी जो मांग की लोच है वो बेलोचदार होगी या बहुत कम लोचदार होगी। लेकिन इसके विपरीत जिन लोगों का पैसा नहीं है, मध्यम वर्ग, उनके द्वारा जो प्रयोग की जा रही वस्तु, उनकी मांग लोचदार होती है, क्योंकि उसमें चेंज करते रहते हैं वो, क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ है उसको खरीदते हैं, फिर दूसरी चीज़ को साइड कर देते हैं, ऐसा होता है उनके साथ में, ठीक है। अब बात करते हैं उपभोक्ता की आदत। अगर कोई उपभोक्ता है, उसको किसी वस्तु के प्रति कोई आदत है या लगाव है, तो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार की वस्तु के प्रयोग का आदी हो जाता है, किसी वस्तु की हैबिट हो जाए, तो क्या होगा, तो उसके लिए उस वस्तु की मांग जो है वो बेरोज़गार हो जाती है, ठीक है। जैसे शराबी के लिए शराब की मांग, कोई शराबी व्यक्ति है और अगर उसे शराब की लत लग जाती तो होता क्या है कि उसकी कीमत शराब की कम हो या ज़्यादा हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे तो वस्तु खरीदनी ही खरीदनी है, मतलब मांग जो है वो बेरोज़गार हो जाएगी उसके लिए। कीमत बढ़ने पर भी वह शराब की मांग में कमी नहीं करेगा। इस प्रकार उपभोक्ता का व्यवहार मांग की लोच को प्रभावित करता है। समझ में आया? अब अगला है प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता। प्रतिस्थापन वस्तु हमने पढ़ी थी, प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है पिछली क्लास में। तो प्रतिस्थापन वस्तु वे वस्तु होते हैं जिनका प्रयोग हम एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। तो देखो, कह रहा है कि जिन वस्तुओं की प्रतिस्थापन वस्तुएं, जैसे चाय और कॉफ़ी, पेप्सी और कोक उपलब्ध हैं, उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। मतलब जिन वस्तुओं की दूसरी वस्तु बाज़ार में उपलब्ध है उनके जैसी, तो उसकी मांग वो है अधिक लोचदार होती है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो, अगर पेप्सी है और कोका कोला है, तो ये एक दूसरे की प्रतिस्थापन है, तो इनकी एक दूसरे की मांग की कीमत लोच है वो अधिक लोचदार होते। क्यों? अगर पेप्सी वाला अधिक कीमत पर वस्तु बेचता है तो उपभोक्ता उसकी वस्तु नहीं खरीदेगा, कोका कोला की वस्तु शुरू कर देगा खरीदना। तो ये लोच का यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है कि इसकी कीमत बढ़ी तो इसकी मांग कम। तो यहाँ पर वही लिखा है कि जिन वस्तुओं की प्रतिशत वस्तुएं उपलब्ध हैं उनकी मांग अधिक लोचदार है। इसका कारण यह है कि यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता प्रतिस्थापन वस्तु का प्रयोग शुरू कर देता है, जो दूसरी वस्तु उसका प्रयोग शुरू कर देगा और उसको त्याग देगा। इससे मांग क्या हो जाएगी, इससे मांग कम हो जाती है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं की प्रतिस्थापन वस्तुएं नहीं होती, ऐसी वस्तुएं जिनकी कोई प्रतिस्थापन वस्तु नहीं है, उनकी मांग बेलोचदार होती है। कैसे? ठीक है ऐसी कोई वस्तु जिसकी कोई प्रतिस्थापन ना हो? हाँ जी है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है,
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी विंडो बनाती है, कंप्यूटर विंडो, और आपने देखा होगा विंडो बनाने वाली एक इकलौती ही कंपनी है, ठीक है, शायद दूसरी कंपनी नहीं है। तो आप अब ये किसी वस्तु, अगर ये विंडो की जितनी कीमत तय करती है, तो कंप्यूटर बनाने वाली जो कंपनियां उनको क्या करनी पड़ती है, उसी कीमत पर वस्तु को खरीदना पड़ता है। तो माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि इसकी कोई प्रतिस्थापन वस्तु नहीं है, इसलिए इसकी मांग की कीमत जो है वो बेलोचदार, क्योंकि आपको यही वस्तु खरीदनी पड़ेगी, कोई ऑप्शंस ही नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शंस होता तो आप चेंज कर देते, तो वहाँ पर मांग की कीमत लो जाती लोचदार, ठीक है। ये आईफोन है, एप्पल, उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं या जो उनका फ़ोन है वो यूनिक तरीके का है, इसलिए उसकी मांग क्या है, वो भी बेलोचदार है। तभी तो उनके फ़ोन इतने महंगे हैं, क्योंकि उनकी जैसी वस्तु जो उपलब्ध करा रहे हैं वो मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है, इसलिए उनको अधिक कीमत पर वो बेच पा रहे हैं। अगर एप्पल से जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ एप्पल करता है, वही टेक्नोलॉजी अगर कोई दूसरी कंपनी करती होती तो एप्पल के फ़ोन्स की कीमत इतनी नहीं होती, क्योंकि अगर उसके जैसी प्रतिस्थापन वस्तु कोई दूसरी होती तो ग्राहक उसको नहीं खरीदता, फिर उनको कीमत कम करनी पड़ती। उनको मालूम है कि जो हम फ़ोन बना रहे हैं वो ऐसा दूसरा कंपनी नहीं बना पा रही है, इसलिए उनकी कीमत ज़्यादा है। अगर दूसरी कंपनी बना रही होती तो लोग उससे ख़रीदते, इनको छोड़ देते, इसको कीमत कम करनी पड़ती। समझ में आया? अब लिखा है कि वस्तु के विभिन्न उपयोग का मतलब है आप एक ही वस्तु को अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हो, ठीक है। कैसे? लिखा है कि जिन वस्तुओं को विभिन्न कार्यों में प्रयोग किया जाता है उनकी मांग प्राय लोचदार होती है। जैसे देखो, जैसे बिजली, दूध आदि की मांग, बिजली और दूध आदि की मांग क्या है, वो लोचदार है। लोचदार मतलब उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कैसे? यदि ऐसी किसी वस्तु जैसे बिजली की कीमत में गिरावट आ जाए तो, यदि वस्तु की कीमत में बिजली की कीमत में गिरावट आ जाए तो इसका प्रयोग घरेलू संयंत्र जैसे पंखा, रोशनी, कूलर, हीटर आदि में बढ़ जाएगा, और जबकि बिजली की दर बढ़ने पर बिजली का प्रयोग कम हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो कि बिजली की कीमत ज़्यादा हो रही है तो आप उसका यूज़ कम कर रहे हो, ठीक है, और बिजली की कीमत कम होती है तो आप यूज़ बढ़ा देते हो। विभिन्न तरीके से यूज़ करते हैं ना हम बिजली को, ठीक है। तो इसलिए लिखा है वस्तु के विभिन्न उपयोग। और हमारा छठा है समय अवधि। समय के अकॉर्डिंग भी मांग की कीमत रोज कम या ज़्यादा होती है। कैसे? सामान्यतः दीर्घकाल में किसी वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है। दीर्घकाल का मतलब लंबा टाइम, लॉन्ग पीरियड। तो भाई लॉन्ग पीरियड में क्या है कि बस उपभोक्ता की आदत में परिवर्तन आ सकता है या अन्य सरकमस्टांसेस जो कुछ और भी चेंजेस हो सकते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि मांग की कीमत अधिक लोचदार होती है। और जबकि अल्पकाल का मतलब थोड़ा समय तो आप ज़्यादा चेंज नहीं कर पाओगे, तो लिखा है कि अल्पकाल में कम लोचदार होती है। इसका कारण यह है कि दीर्घकाल में उपभोक्ता की आदत व रुचि आदि में बदलाव होता है। भाई लंबा टाइम में तो उसकी आदत, रुचि भी बदल जाएगी, और जबकि आपके पास कम समय है, अल्पकाल है, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई व्यक्ति बोले कि आपके पास एक दिन है भाई, तो आप एक दिन बोले आपसे कि आपको एक दिन है और ये करना है आपको, तो आप, ठीक है। और अगर एक आदमी बोले कि आपके पास 7 दिन है भाई और आपको एक काम करना है और आप तरीके ढूंढ रहे हैं, तो एक दिन में कितने तरीके ढूंढ सकता है आदमी? कम। लेकिन 7 दिन में तो बहुत सारे तरीके ढूंढ सकता है उसी काम को करने के। तो यहाँ पर मांग की लोच कम लोचदार है, यहाँ पर अधिक लोचदार है, ठीक है। इसी को वो कहते हैं समय अवधि। ये अल्पकाल है, अल्प मतलब कम समय, और ये दीर्घकाल, दीर्घ मतलब ज़्यादा, काल मतलब समय, ठीक है। तो हमने पढ़ा मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला वस्तु की प्रकृति, दूसरा उपभोक्ता की आय, तीसरा उपभोक्ता की आदत,
चौथा प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता, और पांचवा वस्तु के विभिन्न उपयोग, छठा समय अवधि। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि मांग की कीमत लोच जो हम पढ़ रहे हैं उसको मापने की विधियाँ। ठीक है, हमने मांग की कीमत लोच में क्या पढ़ा कि कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को हम मापते हैं। मांग की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से जो इफेक्ट आता है, फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को हम मापते हैं। तो कैसे मापेंगे उसके हमारे यहाँ पर दो विधियाँ दी हुई हैं हमारे सिलेबस में। तो सबसे पहली विधि है प्रतिशत या अनुपातिक विधि। प्रतिशत विधि या अनुपातिक विधि ये क्या है? ये है कि प्रतिशत विधि के अनुसार क्या कर रहे हैं हम, मांग में प्रतिशत परिवर्तन की, मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, मांग में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग करके मांग की कीमत लोच ज्ञात की जाती है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, देखो मांग की कीमत लोच को मापने का जो विधि है वो है फॉर्मूला ईडी इजकल टू माइनस में आता है, और इसका फॉर्मूला हमारा मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन को ऊपर लेते हैं और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को नीचे लेते हैं, और यहाँ पर माइनस का साइन आता है। ठीक है, अगर इसको हम इस तरीके से लिखें तो इसको लिखेंगे माइनस डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी और पी अपन क्यू। देखो डेल्टा क्यू है हमारा मांग में परिवर्तन और डेल्टा पी है हमारा कीमत में परिवर्तन। पी प्रारंभिक कीमत को शो कर रहा है और क्यू प्रारंभिक मात्रा को शो कर रहा है। ठीक है, अब आप पूछोगे यहाँ पर, अब हाँ यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस दिया हुआ है, वो माइनस क्यों आ रहा है? माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो वस्तु की कीमत होती है, वस्तु की कीमत और उसकी जो मांग है, वस्तु की कीमत और मांग में क्या है जो रिलेशनशिप होती है वो नेगेटिव होती है। वस्तु की कीमत और मांग में नकारात्मक संबंध होता है। नकारात्मक संबंध वस्तु की कीमत और मांग में नकारात्मक संबंध होता है। वस्तु की कीमत और मांग में नकारात्मक संबंध होते हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप होती है वस्तु की कीमत और उसकी मांग में, इसलिए फॉर्मूले के साथ क्या आ जाता है, माइनस आता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मांग की लोच को ज्ञात करने की जो प्रतिशत विधि है उसके फॉर्मूले में माइनस क्यों लगाते हैं? तो माइनस इसलिए आता है क्योंकि वस्तु की कीमत और उसकी मांग में नकारात्मक संबंध होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होती है इसलिए। ठीक है, परिणाम ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि जब वस्तु की मांग की कीमत लोच अगर पूर्णतः बेलोचदार हो, वो पूर्णतः लोचदार हो, तो हम उसको ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी से शो करते हैं। इकाई से अधिक लोचदार हो, ईडी इज़ ग्रेटर देन 1। इकाई से कम, ईडी लेस देन 1। इकाई के बराबर, ईडी इक्वल टू 1। पूर्णतः बेलोचदार तो ईडी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम शो करते हैं। ठीक है, तो ये पहली विधि होगी प्रतिशत या फिर आनुपातिक विधि, और इसकी दूसरी विधि है जिसको हम बोलते हैं कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि वस्तु की कीमत में यदि परिवर्तन होता है तो परिवर्तन से पहले एक उपभोक्ता उस वस्तु पर कितना व्यय कर रहा था और परिवर्तन के बाद एक उपभोक्ता उस वस्तु पर कितना व्यय कर रहा है। ठीक है, क्या लिखा है कि इस विधि में कीमत में परिवर्तन के कारण कुल व्यय में होने वाले परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच ज्ञात की जाती है। ठीक है, इस विधि के द्वारा निम्न 3 प्रकार की मांग की कीमत लोच की गणना की जाती है। ठीक है, कुल व्यय विधि जो हमारी वो 3 प्रकार की मांग की कीमत लोच की गणना की जाती है।
और जो हमारी मांग की कीमत लॉस ये प्रतिशत विधि, यहाँ पर 5 प्रकार हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं। ये 5 प्रकार प्रतिशत विधि के 5 प्रकार हैं और व्यय विधि 3 प्रकार की। ठीक है, तो सबसे पहला है ED = 1, मतलब इकाई से अधिक लोचदार मांग। इकाई से अधिक लोचदार मांग कब? जब वस्तु की कीमत या उस पर किए जाने वाला कुल व्यय के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है तो इसे मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक लोचदार होती है। तब जब वस्तु की कीमत तथा उस पर किए जाने वाला जो कुल व्यय के बीच विपरीत संबंध होता है तो वहाँ पर इकाई से अधिक लोचदार मांग होगी। ठीक है, जैसे कीमत में परिवर्तन हो रहा है, कुल व्यय विपरीत संबंध, मतलब कीमत बढ़ रही है तो व्यय कम हो रहा है, कीमत बढ़ी तो व्यय कम, और कीमत कम तो खर्चा ज़्यादा कर रहे हो आप। तो जब ये सिचुएशन आती है, कीमत ज़्यादा व्यय कम, कीमत कम व्यय ज़्यादा, तो उस स्थिति में हम मांग की जो लोच है उसको बोलते हैं ED = 1, इकाई से अधिक लोचदार मांग। अगला है हमारा ED <1, इकाई से कम लोचदार मांग। ऐसा कब होगा? जब वस्तु की कीमत तथा उस पर किए जाने वाले कुल व्यय के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, तो इसे मांग की कीमत लोच इकाई से कम लोचदार होती है। इकाई से कम लोचदार होती है। कैसे? डायरेक्ट कैसे? कीमत ज़्यादा व्यय भी ज़्यादा, कीमत कम तो कुल व्यय भी कम, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो ऐसी सिचुएशन जब होती है कि कीमत भी बढ़ रही है, आपका व्यय भी बढ़ रहा है, कीमत कम हो रही है तो व्यय कम हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम इकाई से कम लोचदार मांग। और लास्ट है ED = 1, इकाई के बराबर लोचदार मांग। ऐसा कब होगा? जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब है कि वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उस पर किए जाने वाले व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होती है। कीमत में वृद्धि लेकिन कुल व्यय अपरिवर्तित, कीमत कम लेकिन कुल व्यय अभी भी अपरिवर्तित। जब ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में परिवर्तन नहीं होता है तो इसे मांग की कीमत लोच, मतलब इकाई लोचदार होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो इकाई है, मांग की जो कीमत लोच है वो इकाई लोचदार होती है। इकाई लोचदार मतलब 1 के बराबर लोचदार होती है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें इतना ही है, थ्योरी इतनी है। आगे हम इसी चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इसी चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें हम मांग की कीमत लोच को ज्ञात करेंगे प्रतिशत विधि से। ठीक है, प्रतिशत विधि द्वारा, और वो न्यूमेरिकल पेपर्स में आते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज इस चैप्टर में हमारा इतना ही है, थ्योरी इस चैप्टर में इतनी ही बनती है, जिसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने मांग की कीमत लोच पढ़ा, मांग की कीमत लोच के प्रकार पढ़े। ठीक है, ये मांग की कीमत लोच के प्रकार, फिर मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, फिर मांग की कीमत लोच को मापने की विधियाँ पढ़ी हमने। ठीक है, ठीक, तो थ्योरी इस चैप्टर में इतनी ही थी। ठीक है, और बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।